कि अगर आप जो है अवैध कमाई करेंगे, अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी में लगेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा और जेल तो जाना ही होगा। सैकड़ों मामले ऐसे यूपी में हुए हैं जिसमें अगर महिलाओं के विरुद्ध क्राइम हुआ है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा भी हुई है। अगर आप 97-98% के आसपास 10th या 12th में नहीं हैं तो आपके चांसेस सिविल सर्विसेज में आने के बहुत कम हैं। और लड़कियां हर तरह के जॉब्स कर रही हैं, इवन डिलीवरी का काम भी लड़कियां कर रही हैं, बसेस चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, पायलट। अब आप अक्सर देखिए तो आपके इंडिगो के जहाज में जो है अक्सर महिला पायलट ही मिलेंगी। तो हर तरफ लड़कियां जा रही हैं, बस आगे बढ़ाने की जरूरत है, पेरेंट्स को पुश करने की जरूरत है। नमस्कार साथियों, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बात निकलती है तो दूर तक जाती है, बातें करना जरूरी है। आज फिर एक बहुत शानदार सी बातचीत लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और बातचीत जिनसे है उनसे अगर 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअस 2 घंटे 3 घंटे बात की जाए तो भी बात कम पड़ेगी, क्योंकि तब आपके काम का इतना सारा कुछ निकलेगा कि कई लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और कई लोग जिंदगी भर के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ अवनीश भाई साहब, और आपको बताना चाहूंगी कि आप आईएएस रहे हैं, रिटायर्ड हैं अभी, और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के सलाहकार हैं। और कभी ना कभी आप लोगों ने कहीं ना कहीं बुलडोजर के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा। वो क्या है, वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं आप देखते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे कुंभ के बारे में नहीं पता है। तो इस बार जो ऐतिहासिक कुंभ इस देश ने किया है, जिसे पूरी दुनिया में जाना गया है, उसकी सारी व्यवस्थाएं भी आपने ही की हैं। सबसे पहले अवस्थी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक आईएएस होने के चैलेंजेस क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ करना है और एक तरफ जनता है और एक तरफ ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या चैलेंज होता है और कैसे आप उससे निकल के और इतना शानदार काम कर पाते हैं कि रिटायर होने के बाद भी आपके पास जिम्मेदारियां आती ही जाती है। मनीषा जी, थैंक यू। आज इंदौर की धरती पर मुझे आपके साथ चर्चा करने का मौका मिल रहा है और टॉक्स विद मनीषा में मुझे आने की पहली बार जो है इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपने आईएएस ऑफिसर्स के बारे में पूछा है, आईएएस ऑफिसर्स के चैलेंजेस के बारे में पूछा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आईएएस ऑफिसर्स के सामने प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं वो देश के चैलेंजेस वही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जब हम लोग जूनियर लेवल पे होते हैं तो जिले को फेस करते हैं, जिले के अधिकारी होते हैं, तो जिले के अधिकारी होने के नाते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हर योजना, हर स्कीम और हर तरह की कार्य जो है पद्धति को हमें जिले में इम्प्लीमेंट करना होता है। एक तरह से आप जिले के सभी कार्यों को और सभी ऑफिसर्स को लीड करते हैं। तो एक जिला इटसेल्फ आज देश में बड़ा यूनिट है, क्योंकि एक जिले में हमारे प्रदेश में 20 लाख से 25 लाख से 50 लाख तक लोग हैं। तो 50 लाख लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज उस लेवल से शुरू होता है। फिर जब हम प्रदेश स्तर पर आते हैं तो मैंने जैसे प्रदेश स्तर पर जब मैं आया तो पावर सेक्टर में मैं गया और मैंने जो है नई एक पावर कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेरठ में शुरू की। पावर सेक्टर में मैंने बहुत सारे कार्य किए। तो हर व्यक्ति को बिजली देना ये हम लोग की जिम्मेदारी थी। उसमें जो है बिजली जनरेट भी करना है, बिजली को ट्रांसमिट भी करना और बिजली को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ये भी जिम्मेदारी हमारी थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो हायर एजुकेशन भी देख रहे थे, हम लोग भारत सरकार में गए तो डिसेबिलिटी भी देख रहे थे, फिर वापस राज्य सरकार में आए तो टूरिज्म भी देख रहे थे। हम लोगों ने जो है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो स्टेट का होता है वो पूरा देखा, गृह विभाग देखा। कोविड के समय गृह विभाग को हम लोग ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हैंडल किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितनी एक्सप्रेसवेज हैं उनमें हम लोग ने अपना योगदान दिया और धर्मार्थ के क्षेत्र में अयोध्या में, वाराणसी में, वहां भी अपना योगदान दिया। तो एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि जिस भी पद पर सरकार उसको कार्य दे, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो चाहे केंद्र में जब प्रतिनियुक्ति पर वो जाते हो, उस कार्य को बहुत ही तन्मयता से डीप सोच लगाकर
उस कार्य को समझना और करना। और मैं तो अक्सर बहुत प्लेन भाषा में कहता हूं कि एक तो फाइल की पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर फाइल पर निर्णय नहीं होता है सरकार में तो कोई निर्णय नहीं हो पाता। आप सबको मालूम है, सब कुछ वित्तीय स्वीकृति जारी करना, उसका अप्रूवल देना, नक्शा पास कराना, सब कुछ फाइल पर होता है। लेकिन मौके की भी पकड़ होनी चाहिए। बहुत सारे अफसर जो है केवल फाइल तक रह जाते हैं, मौका नहीं देखते हैं। कई बार जब मौका आप देखते हैं और फाइल की भी पकड़ रखते हैं, तभी आप सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। तो ये चैलेंज ब्यूरोक्रेट के सामने है कि वेरीड जॉब्स हैं, हर जॉब के लिए चैलेंजेस अलग हैं। हर वक्त आपको अपने नॉलेज लेवल और स्किल लेवल को अपग्रेड करना होता है। मुझे इस बात का बेनिफिट मिला कि मैं आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग करके निकला, तो पावर सेक्टर में मुझे काम करने का वक्त मिला, मुझे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स बनाने का वक्त मिला, तो निश्चय ही इंजीनियरिंग का जो मेरा बैकग्राउंड है वो बहुत काम आया। तो ये सब चैलेंजेस हैं, कैसे बेस्ट आप अपना समय का इस्तेमाल करके अच्छे कार्य प्रदेश के लिए और देश के लिए कर सकें, आम जन के लिए कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकें, ये चैलेंज तो है, लेकिन बहुत सारे अफसरों ने बहुत अच्छा काम किया। कोई ऐसे 3 काम जो हम आज आप एक लंबी उम्र जी चुके हैं, तो हमें लगता है कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया ये करने का, तो ऐसे कोई 3 काम आपके जो आपको लगता है कि थैंक गॉड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये कर पाया? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कह सकता हूँ, एक काम हम लोगों ने काशी धाम में किया। मेरे पास रिलीजियस अफेयर्स का भी काम था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उनका आदेश था कि एक बहुत अच्छे स्तर का और बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काशी धाम के रूप में बनाया जाए बाबा विश्वनाथ के लिए। मैं वहाँ कलेक्टर भी बहुत पहले 98-99 में रहा। बहुत छोटी सी गलियों में, तंग गलियों में बाबा विश्वनाथ और काशी मंदिर वहाँ था। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने जब एक विजन दिया कि काशी धाम में बाबा विश्वनाथ को हम लोग गंगा जी से जोड़कर ले जाएं, तो एक बहुत बढ़िया विजन के साथ कार्य जो शुरू हुआ, मुझे खुशी इस बात की है कि उसमें हम लोग ने भी अपना योगदान दिया। शहर के बीच में 301 मकान खरीदे गए, निर्विवाद खरीदे गए, और फिर शहर के बीच में ही बिल्कुल जो है गंगा जी के किनारे तक फिर बहुत ही खूबसूरत एक कॉरिडोर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, और अब वो एक इकोनॉमिक हब है, क्योंकि लगभग 2 लाख ऑन एन एवरेज पर डे वहाँ लोग आते हैं। पूरा काशी, पूरा वाराणसी उस कारण से जो है अब जाना जा रहा है, और पूरे विश्व के लोग वहाँ आ रहे हैं। मुझे दूसरा अवसर जो काम करने का मिला, एक्सप्रेसवेज के निर्माण में मिला। हम लोगों ने बहुत सारे काम जो है एक्सप्रेसवेज में किए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया, काम प्रधानमंत्री जी ने उसकी शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, और फिर हवाई जहाज से यानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जो उस पर लैंड करके उसका उद्घाटन किया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, फिर गंगा एक्सप्रेसवे। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था कि क्यों ना हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संगम तक ले जाएं, और वो विजन, उनका विजन जो था मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, उस विजन के तहत अब गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा है। पूरे देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है, तो ये एक सेकंड एस्पेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा एस्पेक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके मार्गदर्शन में जो कानून का राज स्थापित हुआ है, उसमें हम लोग भी जो है गृह सचिव के नाते कई साल जो है हम लोग ने काम किया है। उसमें भी हम लोग ने जो योगदान दिया है कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो एंड जीरो टॉलरेंस टू क्राइम हो, इस पर भी जो है मुझे खुशी है कि हम लोग अब भी इस कार्य में जुटे रहे। सो ये जो तीसरा आपका एक काम है जिसमें आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, इसी में कहीं बुलडोजर वाली बात आती है। जी, तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या थॉट प्रोसेस से उसको शुरू किया देखिए, गया? जब डेफिनिटली। जब क्राइम और क्रिमिनलिटी को एनालाइज करेंगे, तो जी, क्राइम और क्रिमिनलिटी माफिया करते क्यों हैं? माफिया इसलिए करते हैं कि जो उनके इल गॉटन गेन्स होते हैं, उससे अवैध रूप से सब जमीन खरीदना, अवैध बिल्डिंग्स बनाना, अवैध निर्माण करना, उस निर्माण से जो पैसा मिले उसको फिर और आगे अवैध कार्यों में लगाना। तो इस चीज को ब्रेक लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि जहां भी
सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है या अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई है, बिना नक्शा पास करे किसी ने कोई निर्माण किया है और वो माफिया है, गैंगस्टर है, प्रूवन गैंगस्टर है, उसके जो है बहुत सारे गुर्गे घूम रहे हैं, लोग उससे डर रहे हैं, तब जब आप हमारा जो कानून है या यूपी का जो अर्बन डेवलपमेंट का कानून है उसमें नोटिस दीजिए, अवैध अगर है तो उसमें सुनवाई करिए, सुनवाई करने के बाद अगर अवैध प्रूव हो जाता है, उसके पास कागज नहीं है उसके नक्शा पास करने के, तो उसका डिमोलिशन भी करिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई भी सरकारी जमीन भी कब्जा ना कर सके या कहीं भी अगर कोई निर्माण करे तो कानून के राज में करे। तो ये जब डिमॉन्स्ट्रेट होता है, जब बुलडोजर चलता है, बिल्डिंग्स इस प्रकार की इलीगल और अवैध बिल्डिंग्स इल गॉटन गेन्स के थ्रू जो बनी है वो टूटती है, तो पब्लिक में भी एक मैसेज जाता है कि अगर आप जो है अवैध कमाई करेंगे, अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी में लगेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा और जेल तो जाना ही होगा। बहुत अक्सर होता यह है कि कोर्ट कचहरी के नाते कई ऐसे माफिया मैंने देखे, मैं तो आजमगढ़ में भी कलेक्टर रहा हूँ, बनारस में रहा हूँ, गोरखपुर में रहा हूँ, मैं फैजाबाद में तत्कालीन, अब अयोध्या में रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे माफिया पुराने समय के थे जिनके 100 मुकदमे थे और एक में भी जो है उनका जो है कन्विक्शन जो है नहीं हुआ था, यानी एक में भी सजा उनको नहीं मिली थी। उनके जो गवाह आया करते थे, एक दो मामलों में तो गवाह को मार दिया गया। इस प्रकार की जो एक क्रिमिनलिटी थी उसका अंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने एकदम फर्म ग्रिप में लेकर कार्य किया है और उसमें पूरी यूपी पुलिस जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है उसको मजबूत किया। यूपी पुलिस को मजबूत करने में उन्होंने यूपी पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, जहां उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ दिए जाते थे, आज की तारीख में 5000 करोड़ दिए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, नए वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, कन्विक्शन पर करने के लिए प्रोसिक्यूशन की मशीनरी को पूरा एक्टिवेट किया गया और साथ ही साथ नए जो एरियाज हैं साइबर सिक्योरिटी के, फॉरेंसिक के, इनके लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशन नया बनाया, साइबर थाने जो है हर जिले में बनाए, तो हर एरिया में पुलिसिंग के जो है कार्य सुनिश्चित किया। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो यूपी पुलिस की संख्या लगभग 3 लाख थी, अब जो है वो 4.5 लाख से बढ़कर अब 60,000 लोग और आ रहे हैं, तो 5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाएगी। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि जहां महिलाओं की संख्या पुलिस में बहुत कम थी, अब ये तय हो गया कि कोई भी नया रिक्रूटमेंट होगा तो 30% महिलाएं होंगी। तो महिलाओं का और महिला सुरक्षा पर, महिलाओं के प्रति भाव जो है कि कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई क्राइम अगर हो, बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम हो, तो उसमें कहीं कोई छूट नहीं होगी। सैकड़ों मामले ऐसे यूपी में हुए हैं जिसमें अगर महिलाओं के विरुद्ध क्राइम हुआ है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा भी हुई है। तो ये पूरा जो कार्य हुआ है इसका फर्क पड़ा है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया बचा ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक हो। सुन के बड़ा ही सुकून मिलता है। इसमें बिल्कुल मैं कन्विंस हूँ इस बात से कि जब आप उनकी नाजायज़ प्रॉपर्टी तोड़ते हैं या उसको बिगाड़ते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि ऐसा नहीं चलेगा कि हमने बना लिया और हम इसको सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि हम वो अधिग्रहित कर लें और उसमें स्कूल या हॉस्पिटल या सरकारी कुछ देखिए, प्रयागराज में एक काम किया गया है, जो नाजायज जमीन पर कब्जा किया गया था, प्रॉपर्टी को तो डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन जो जमीन छुड़वाई गई उसमें फिर गरीब लोगों के आवास बना दिए गए। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो है फर्क पड़ा है। जो आप इस बात को समझिए कि जो बिल्डिंग अवैध बनी है वो अवैध ही है, उसको कभी आप वैध नहीं कर सकते। तो अगर उसमें आप स्कूल भी खोल लेंगे तो वो तो इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसका नक्शा पास नहीं है, उसका नक्शा पास कराना संभव ही नहीं है, क्योंकि तो पहले उसको डिमोलिश होगा, फिर उसके बाद जो है उसमें कोई कार्य होगा। ऐसा प्रयागराज में किया गया, जहां बहुत बड़े माफिया ने जो जमीन कब्जा कर रखी थी उसको पूरा क्लियर कराया और उसमें जो है शहर में जो सबसे गरीब तबके के लोग थे उनको आवास आवंटित भी कर दिया, लोग अब रह भी रहे। सो आपने जो इतना सारा बताया, अगर हम आपके नजरिए से, जैसे आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, तो आप योगी जी के पहले का यूपी और योगी जी के बाद का यूपी कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी के पहले का यूपी में भी हर मुख्यमंत्री ने पूरा प्रयास किया
लेकिन योगी जी के आने के बाद जो विशेष परिवर्तन हुआ वो कानून के राज में हुआ, वो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम पर हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। रोड्स, अभी मैंने एयरपोर्ट्स की बात नहीं की है, आज की तारीख में न जाने कितने एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में आ गए हैं एंड सभी ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। प्रयागराज में कभी एयरपोर्ट चालू नहीं था, पिछले कुंभ में 2019 के कुंभ में एयरपोर्ट वहां का चालू हुआ, आज बड़ा ही एक्टिव एयरपोर्ट है। मैं अयोध्या का कलेक्टर रहा हूं, मैं जीवन में नहीं सोच सकता था 97-98 में जब मैं पोस्टेड था कि अयोध्या में भी जहाज उतर जाएगा। वहां पर एयरपोर्ट बना, आज रोज अयोध्या में जहाज आ रहे हैं और जा रहे हैं। आज जो है जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। बनारस में मैं कलेक्टर रहा हूँ, वहां पर बनारस का एयरपोर्ट का अब जो है सेकंड फेज का उद्घाटन अभी सेकंड फेज का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करा है, जहां उसकी पूरी एयर स्ट्रिप को बहुत लंबा करके बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनारस के लिए एयरपोर्ट के लिए दिया जाए। कुशीनगर एयरपोर्ट बना है। गोरखपुर में मैं जब कलेक्टर था तो पहली फ्लाइट वहां आई थी, आज गोरखपुर में न जाने कितनी फ्लाइट्स आ रही। उत्तर प्रदेश में जो एयरपोर्ट्स हैं और जो एयर पैसेंजर्स है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। बरेली जैसी जगह पर भी फ्लाइट्स उतर रही है, मुरादाबाद जैसी जगह पर फ्लाइट्स उतर रही है, चित्रकूट जैसी जगह पर फ्लाइट्स उतर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, रोड में आगे, एक्सप्रेसवेज में तो बढ़ ही रहा है। इसके साथ साथ अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो मेट्रो कई जगह जो है उत्तर प्रदेश में आ रही है। वाराणसी में अब जो है रोपवे, पहली बड़ी रोपवे जो है वाराणसी में पूरे शहर में आएगी, जिसपे कि टूरिस्ट जो है उनके आने जाने का हो सकता है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रदेश का आगे बढ़ा है। मैं ये भी आपको बता दूं, जो 40 साल से पुरानी इरिगेशन की स्कीम्स थी, उन इरिगेशन की स्कीम्स को योगी जी के समय पूरा किया गया और उन इरिगेशन की स्कीम्स को पूरा करने के साथ साथ किसानों को जो फायदा हुआ है वो बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। एक नई स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है, केन बेतवा लिंक का। इससे जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। सालों से ये योजना लंबित थी, लेकिन अब ये शुरुआत हो गई है इसकी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। हर घर नल योजना जो है, हर घर जल और नल योजना जो है चालू है, वो भी अगले साल या 1.5 साल तक पूरे प्रदेश में जाल बिछ जाएगा नल का, जिससे लोगों को घर में अपना पानी मिल सके। और ये भी एक कार्य जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्रदेश के लिए होगा। हमारे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी मैं बता दूं आपको, अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कानपुर में लगा था, अभी फिलहाल आगे टल गया, वहां पर 2 नए पावर प्लांट्स का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही साथ अभी एक नए पावर प्लांट का जो है अनुमति प्रदेश सरकार ने दी है। तो जहां उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ही नहीं था। पिछली बार अगर आपके संज्ञान में है और आप इस बात को समझ सकती हैं, तो गर्मी में 32,000 मेगावाट तक पावर दी गई, यानी किसी भी अन्य प्रदेश से कहीं ज्यादा पावर उत्तर प्रदेश में दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद अपनी जो जीएसडीपी है वो दुगनी की है, अपनी जो पर कैपिटा इनकम है तिगुनी की है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको हम लोग जल्दी अचीव करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है, ऑलरेडी 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन हम लोग पहुंच चुके हैं। हम चौथे बड़े इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ऐसा है कि अगले साल 2 साल में हो सकता है हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएं। तो उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश अब ग्रोथ इंजन है। उत्तर प्रदेश विल लीड दिस कंट्री। सो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, तो क्या यहाँ के लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ किया है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट, देखिए अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हों चाहे देश के एक्सपर्ट्स हों, 2 चीजें प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उस पर विशेष रूप से काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक, स्कूल्स की लर्निंग आउटकम्स, यानी प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग इंप्रूव हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पहला कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल का उद्घाटन जो है वाराणसी में किया गया और आज की तारीख में 55,000 से ज्यादा स्कूल हमारे कायाकल्प और निपुण योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार की उसमें आ गए हैं। यानी दे आर मच बेटर
than what it was earlier. आज मैथ्स में और हिंदी में जो लर्निंग आउटकम्स यूपी के हैं वो नेशनल एवरेज से बेटर है। तो एक तो एजुकेशन साइड में काम हुआ है और दूसरा स्किल डेवलपमेंट में हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश ने पहले ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान शुरू किया था, जिसमें हम टूल किट भी देते थे, ट्रेनिंग भी देते थे। उसकी योजना को बाद में भारत सरकार ने भी जो है विश्वकर्मा योजना के नाम पर दिया है। तो विभिन्न स्किल्स के सेक्टर में काम हुआ है। टाटा जो हमारी कंपनी है उसने 500 से ज्यादा आईटीआईज अडॉप्ट किए हैं और मॉडर्न स्किलिंग के लिए जो है उन्होंने लगभग 6000 करोड़ हमारे यहाँ स्किलिंग पर खर्च किया है। तो इस वजह से स्किलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्किलिंग और लर्निंग आउटकम्स अगर ये इम्प्रूव होते हैं तो इकोनॉमी अपने आप आगे दौड़ेगी। जो हमारी 50% आबादी है महिलाओं की और बच्चियों की, उनका कैसे इस ग्रोथ में हिस्सा हो और उनके लिए क्या देखिए, महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनके लिए रोजगार ऐसे पैदा करें जिसमें कि महिलाएं अच्छा काम करें। अभी कल ही मैं एक ब्रह्मोस फैक्ट्री का उद्घाटन आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में किया और वहां पर एक इंडस्ट्री है पीटीसी इंडस्ट्री, वहां हम लोग गए तो हम लोग ने देखा कि कई लड़कियां जो आईटीआई ट्रेंड थी वो जो है वहां पर एम्प्लॉय की गई। अभी हाल में कल परसों की बात बता रहा हूँ। तो लड़कियों को भी स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लड़कियां सामान्यतः एजुकेशन सिस्टम में बेटर कर रही हैं, चाहे 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, इंजीनियरिंग का रिजल्ट हो, मेडिकल का रिजल्ट हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर का रिजल्ट हो, तो वहां पर अब जो नई लड़कियां आ रही हैं वो काफी अच्छा कर रही हैं और लड़कों से ज्यादा अच्छा कर रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे अर्बन एरिया हो, लड़कियां जो है घर पे बैठने वाली सब काम करने के लिए इच्छुक हैं। हमारे यहाँ यूपी में विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर जो है इन दी वर्कफोर्स वो ड्रास्टिकली लगभग 10 से 15% बढ़ा है और उसका एक मूलतः कारण यह है कि विमेन सेफ्टी पर, महिला सुरक्षा पर विशेष कार्य किया गया है। तो अगर वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा होगी तब महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़ेंगी और स्किलिंग भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, पेरेंट्स का ये जज्बा भी होना चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को जैसे लड़कों को आगे बढ़ा रहे हैं लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं। तो सरकार के या आप लोगों की कोई ऐसी योजनाएं हैं कि मोटिवेशन मिले पेरेंट्स को भी कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी पुलिस फोर्स में ही 30% विमेन के लिए रिजर्वेशन है। टीचर्स जो अब आ रहे हैं, जितनी भी टीचिंग की जॉब्स हैं उनमें 50% से ज्यादा महिलाएं आ रही हैं। अभी हम लेखपाल जो अपॉइंट कर रहे हैं उसमें महिलाएं आ रही हैं। तो जहां लड़कियां ज्यादा अच्छा शैक्षणिक स्तर पर अच्छा कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली जब फेयर एग्जामिनेशन होगा, जब फेयर कंपटीशन होगा तो लड़कियां अपने आप आगे आएंगी। आज की तारीख में आप ही देखिए कि यूपी से ही जो है ऑल इंडिया 1 जो सिविल सर्विसेज की है वो प्रयागराज की है, वो लड़की है और वो यूपी से ही है। फर्स्ट 10 में अब लड़कियां ज्यादा आ रही हैं, पहले ऐसा था नहीं। तो सिविल सर्विसेज में ही लड़कियां बहुत सारी आ रही हैं। अब तो जो 20 या 25 के बैच यूपी में आ रहे हैं 10 से 12 लड़कियां, ऑलमोस्ट 50% लड़कियां आ रही हैं। तो लोग, मैं तो केवल पेरेंट्स के लिए कहूंगा कि अपने दिमाग में जो है अपनी लड़की और लड़के में कोई फर्क न महसूस करें। अगर ये सोच आ जाएगी तो लड़कियां आगे चली जाएंगी। सरकारें, हर सरकार, प्रदेश की सरकारें चाहे केंद्र की सरकार हो, हर सरकार लड़कियों को प्रमोट कर रही है। हमारे यहाँ जो है एक स्कीम है जिसमें लड़की पैदा होने से लेकर उसके स्कूल और कॉलेज जाने तक उसकी एक वित्तीय जो है योजना है जिसमें उसको हर स्टेज पर धनराशि परिवार को दी जाती है। तो हर तरह की स्कीम्स महिलाओं के लिए है। महिलाएं अगर लोन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लेना चाहती तो उसमें उनको प्रायोरिटी है, लेस इंटरेस्ट रेट है। तो हर तरह से फायदा महिलाओं को है। केवल प्रयास ये होना चाहिए कि लड़कियां और महिलाएं इस बात को समझें कि वो कहीं किसी से पीछे नहीं, खुद अपने में विश्वास करें और उनका परिवार और माता पिता भी जरूर विश्वास और थोड़ा सा माहौल सिक्योर हो जाता है तो इस चीज को आगे आने के लिए निश्चय हो जाता है। और आज के सोशल सेटअप में हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ काम कर रही हो, हर हस्बैंड चाहेगा कि उसकी वाइफ पढ़ी लिखी हो। मैं तो आजकल, हम लोग तो हालांकि हम लोग
एक पर्टिकुलर क्लास से है, लेकिन मैं गांव देहात में भी अब देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, कम से कम लड़की पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे आगे। तो ऐसे में जो है एक समाज में परिवर्तन आया है, लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लड़कियां जॉब्स भी कर रही हैं और लड़कियां हर तरह के जॉब्स कर रही हैं, इवन डिलीवरी का काम भी लड़कियां कर रही हैं, बसेस चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, पायलट। अब आप अक्सर देखिए तो आपके इंडिगो के जहाज में जो है अक्सर महिला पायलट ही मिलेंगी। तो हर तरफ लड़कियां जा रही हैं, बस आगे बढ़ाने की जरूरत है, पेरेंट्स को पुश करने की जरूरत है। आप जब आईएएस बनने के बारे में आपने सोचा होगा तो मोटिवेशन कहाँ से था? परिवार में कोई आईएएस था या कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि उस समय तो इतना ज़्यादा व्यवस्थाएँ नहीं होती थी। आईआईटी में हमने एंट्री ली तो ऑलरेडी आईआईटी के माहौल से बहुत सारे लोग आईएएस में जा चुके थे और इसमें तो कोई शक नहीं है, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के हैं और परिवार से भी हम लोग का बैकग्राउंड है जिसमें परिवार में भी कुछ लोग आईएएस में थे, तो ये ऑलवेज लगता था कि भाई आईएएस में देना चाहिए। जैसे ही आईआईटी में पहुंचे पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने आईआईटी में से जो है आईएएस क्लियर किया, तो पहले ही साल में हमने तय कर लिया कि अब हम सिविल सर्विसेज देंगे और फिर 5 साल जो है आईआईटी में रहकर हम लोग ने इस तरह के कोर्सेज किए जो सिविल सर्विसेज में हेल्प करे। इकोनॉमिक्स किया, सोशियोलॉजी किया, मॉडर्न हिस्ट्री किया, बाकी सब चीजें की। तो ये चीजें पढ़ते चले गए और अच्छा करते रहे। आईआईटी में भी अच्छी पढ़ाई की। इंजीनियरिंग सर्विस भी मैंने दिया तो इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया 1 आया, सिविल सर्विसेज दिया तो ऑल इंडिया 4 आया। क्या बात है। जब आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे होंगे तब क्या होता है, जब भी हम कोई एक पद या एक जगह की कल्पना करते हैं तो सोचते हैं वहां पहुंचेंगे तो ये करेंगे, ऐसा कुछ आपने सोचा हो जो आप कर पाए और जो आप नहीं कर पाए? देखिए, सिविल सर्विसेज के बारे में 2-3 चीजें बता दें, क्योंकि अभी 3 दिन पहले मैं सिविल सर्विसेज के लिए जो एस्पिरेंट्स कह लीजिए या जो एक नया कोर्स लखनऊ में शुरू किया है संस्कृत संस्थान में, जिसमें बीए सिविल सर्विस प्लस संस्कृत रखा है, यानी उनका कोर्स ही बीए में सिविल सर्विसेज की तैयारी का है और एक नया अनूठा प्रयास है। तो उन बच्चों के बीच में मैं था, तो 4-5 चीजें मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए कह के आया। 16 घंटे से कम अगर आप करेंगे तो नहीं होगा, 16 घंटे और डायरी बना के, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365-366 दिन, जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। सेकंड, एक मिनिमम आपके पास मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में, तो ही आप एंट्री। हाँ, अगर आप 97-98% के आसपास 10th या 12th में नहीं है तो आपके चांसेस सिविल सर्विसेज में आने के बहुत कम है। क्योंकि सिविल सर्विसेज आप सोचिए पूरे देश में 4-5-10 लाख लोग देते हैं, उन 4-5-10 लाख लोगों में 1000-1200 लोग चयनित होते हैं। उन 1000-1200 लोगों में जो है आईएएस में 100-120-180 लोग आते हैं, तो आईआरएस में जो है इतने लोग आते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेवाओं में लोग चयनित होते हैं, तो उन 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए पूरे देश में, और वो भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले सब जितने बच्चे हैं, तो उनमें जो है देने का मकसद मेरे हिसाब से तभी आपको निर्णय लेना चाहिए जब आप खुद बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। ये बात पेरेंट्स के अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं तो पेरेंट्स के दबाव में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, 5 अटेम्प्ट दिए, 5 साल वेस्ट किया और उसके बाद फिर ये नहीं समझ में आ रहा कि अब करें क्या। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज देना है तो कम से कम 1 या 2 ऑप्शंस भी और रखिए कि अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो फिर कहीं और भी जा सकते हैं। बैंक का एग्जाम भी दीजिए, स्टेट के सिविल सर्विसेज का दीजिए, आप जो है एमबीए भी करके कोशिश करिए कि कहीं बाहर आप किसी और जॉब में ले सकें। तो जॉब के ऑप्शंस अपने पास रखिए। मेरे हिसाब से 2 से 3 साल में अगर आपका सिविल सर्विसेज में आपको लग नहीं रहा है कि आप कहीं भी निकट हैं, तो इसको देने का कोई मतलब नहीं है। जेई में अब 2 से ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। मेरे मत में तो जो है किसी को भी 3 से ज्यादा अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज में, 3 मैक्सिमम 4 अपॉर्चुनिटी, अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है सैकड़ों बच्चे जो है उसमें अपना समय वेस्ट करते हैं।
ये बात मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से पेरेंट्स को भी कहें। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, नहीं, एक बड़ी कोचिंग में डाल देंगे, इतना बड़ा पैसा दे देंगे, तो 3 साल में ये कुछ कर ही लेगा। तो ये बात मुझे लगता है कि पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि वो बच्चे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसका समय खराब कर रहे हैं और फिर जब आप एक अच्छा खासा पैसा खर्च कर देते हो, तो आप भी प्रेशर बनाते हैं। तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे लिए इतना किया। तो जो एक बात आपने कही कि यदि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, वो अगर आपको नहीं देखिए, इसका दिखता है इसका बहुत अच्छा अंदाजा है। मैं तो चूंकि काफी बच्चों को देख चुका हूँ, इसका एक बहुत अच्छा अंदाजा है कि 12th के बाद कोई ना कोई आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे मेडिसिन में जाते हैं, चाहे आप कॉमर्स करेंगे, चाहे आप आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ में एरियाज जाए। ह्यूमैनिटीज में करेंगे। अगर चारों पांचों एरियाज को हम ले लें, उन एरियाज में अगर बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आप नहीं जा पाए हैं, इसका मतलब आप उस फील्ड के बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, तो वहां मुश्किल है। अगर आप आईआईटी में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सिविल सर्विसेज में जा पाएंगे कि नहीं, चांसेस आर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा है कि कुछ बच्चे निकाल भी लेते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो और वही सोच लेना चाहिए हाँ, कि अब कुछ और हमने करना मेरे चाहिए। पास एक लॉ के बाद भी लोग जो है सिविल सर्विस, मेरे पास कोई आए कि मेरे लड़के के जो है उसने अभी BA LLB किया। मैंने कहा BA LLB कर लिया है तो क्या करने का इरादा है? बोले सिविल सर्विसेज में जाने का इरादा। हमने कहा कितने मार्क्स हैं? तो 78% BA LLB में। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी में 78% मार्क्स पर हो और आप सोच रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज में, जहां देश के सभी लोग धुरंधर एग्जाम दे रहे हैं, क्या ये संभव होगा? तो ये एक प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। मेरा ये नहीं कहना है कि लोग कोशिश न करें, लेकिन कोशिश करें तो ऑप्शंस भी रखें। तो अगर दूसरे तीसरे चौथे साल के अंदर नहीं होता है, तो एक ऐसी स्ट्रीम जरूर रहे जिसमें कि वो पॉजिटिव दिशा में जा सकें और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने 3 4 5 साल दिया और उसके बाद उनका ब्रेक लग गया और फिर बाद में परिवार को भी जो है झटका लगा। परेशानी होती है। जी। आपने प्रयागराज की बात की, तो जब आप लोग प्लान करते थे कि 2 साल बाद या 1.5 साल बाद हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है जहाँ पे करोड़ों लोग आ पाएँगे, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता था कि कैसे करेंगे या क्या होगा? तो क्या आपके लोग के प्राइमरीली क्या देखिए, दिमाग में एक था? चीज आपको हम बता दें, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि कुंभ और महाकुंभ 6 साल और 12 साल बाद आते हैं। तो ऐसा है नहीं कि प्रयागराज इस बात को जानता ना हो। मैं 89 के आसपास मेरी पहली सर्विस प्रयागराज में ही थी, इलाहाबाद में, और मैं एसडीएम था और पहला मैंने महाकुंभ वहां पर 89 में देखा। मैं फिर 2 3 कुंभ और महाकुंभ में मैंने बिजली की व्यवस्था देखी, चूंकि मैं बिजली भाग में तैनात था। योगी जी के समय पहली बार 2019 में कुंभ हुआ और बहुत ही भव्य, दिव्य और खूबसूरत कुंभ हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार गए। प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जो है कुंभ में स्नान तो किया ही किया, और एक बार जो है वहां पर जो सफाई कर्मी थे उनके चरण भी धोए। तो ये जो कुंभ में एक व्यवस्था 2019 की थी, 25 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। ये एक वर्ड ऑफ माउथ कह लीजिए, ये उस समय का सक्सेस कह लीजिए। इस बार जब महाकुंभ हुआ 2025 का, तो पूरा एक्सपीरियंस सभी ऑफिसर्स को था। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था। 1.5 साल से लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो कभी ना कभी जो है प्रयागराज में खुद अपनी आंख से हर विभाग की हर चीज देख कर आते थे, हर चीज को उसको फॉलो अप करते थे। हम लोग उसको बार बार देखते थे कि सर कितनी पैनी नजर रखते हैं कि हर चीज को ग्राउंड पर कैसे रखना है, क्या प्लानिंग है। बहुत ही समय से राज्य सरकार ने जितनी स्कीम्स वहां पर थी, 7,000 7,500 करोड़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, समय से उनका काम शुरू कराया। केंद्र सरकार ने भी लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपया रेलवे में, रोड्स में, एनएचआई ने कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट में लगाया। 15,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। और फिर पुलिस की व्यवस्था और वहां पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, वहां पर जो है टूरिज्म और पूरे जो है वहां की खूबसूरती की व्यवस्था, घाटों की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से कराया गया था काम, उसकी व्यवस्था,
पीडब्ल्यूडी के साथ जो पॉन्टून ब्रिजेस बनवाए गए थे उसकी पूरी व्यवस्था, इतनी व्यवस्था बृहद बनाई गई कि जो एक्सपेक्टेड क्राउड था कि 25 करोड़ की जगह 40 करोड़ आएंगे, इस बार 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए। पूरी दुनिया से लोग आए, देश के हर कोने से लोग आए। आज हमारी एक्सप्रेसवेज बन गई तो मध्य प्रदेश से जो है रेला के लोग आए, उधर बंगाल से, बिहार से भीड़ ही भीड़ आई, राजस्थान और दिल्ली की तरफ से भीड़ ही भीड़ आई, इवन नेपाल से भी लोग खूब आए। तो हर तरफ से लोग आए और ये जो एक सफलता का कारण बना, वो सफलता का कारण पूरी दुनिया में हमने दिखा दिया कि कैसे भारत देश अपनी जो पूरी विरासत है, सांस्कृतिक, धार्मिक, उस धरोहर को कैसे और आगे बढ़ाएगा। ये पूरा जो है कुंभ में छोटी छोटी जगह पे थोड़े थोड़े तालाब और नदियां होती हैं, उनको भी साफ रखना मुश्किल होता है। हाँ, फिर आपके ये इस बार के कुंभ में लोग स्पेशली स्नान करने ही आते हैं क्योंकि उसका जी। महत्व ही वो है। तो इतने सारे आप कह रहे हैं 66 करोड़ लोग, तो ये रोज का स्नान करना और वो पानी की सफाई और वो सब सोचने में देखिए, उसका कारण ये था कि बहुत साइंटिफिकली काम किया गया। ये काम हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट का था कि पानी का फ्लो ऐसा मेंटेन हो, वहाँ की वाटर की जो बीओडी होती है वो अच्छी मेंटेन की जाए, वहाँ की जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो बेहतर हो। अगर ये चीजें साइंटिफिकली नहीं की गई होती तो निश्चय ही जो है इसमें एक चैलेंज होता। लेकिन टेहरी डैम से जो हमारा पानी है उत्तर प्रदेश का, उसको कंट्रोल करके अलग अलग दिनों में उसको आगे बढ़ाया गया। ड्रेजिंग करके जहाँ जहाँ जो है पानी रुकता था उसको पूरा क्लीन किया गया। जितना भी एरिया, अर्बनाइज्ड एरिया था, वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर किसी भी नदी के, किसी भी गंगा जी पर कहीं भी, यमुना जी पर कहीं भी जो है अनट्रीटेड सीवेज जो है फ्लो अलाउ नहीं किया गया। प्रयागराज से अपर साइड में कानपुर में सभी जो है जहां भी ट्रीटमेंट था पिछले 5-6 साल में वो सब सुनिश्चित किया गया। इनफैक्ट कानपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब इम्प्लीमेंट हुआ तो प्रधानमंत्री जी खुद गए थे। जो नाला लगातार सीवेज का फ्लो देता था उसके सामने मुख्यमंत्री जी ने सेल्फी ली और दिखाया एक बूंद पानी उसमें नहीं आ रहा है। तो कानपुर से और आगे चले तो सब तरफ जो है पूरा कार्य सीवेज ट्रीटमेंट का किया गया। तो पानी में अगर आप गंदगी ना डालें, पानी का फ्लो मेंटेन करें, पानी के फ्लो के लिए जो है पूरा डीसिल्टिंग करके रखें, तमाम सारी जगह घाट बना दें, लोगों को ये मनाएं कि आप जो है पानी को गंदा ना करें, साबुन का इस्तेमाल ना करें, बाकी चीजों का इस्तेमाल ना करें, तो निश्चय ही इसका फर्क पड़ेगा। तो पब्लिक का जो है सहयोग भी मिला, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया गया, तमाम जगह वाटर टेस्टिंग के जो है सेटअप्स लगाए गए, कहीं भी अगर कोई कठिनाई आई तो उसको दूर किया गया। तो ये पूरा काम जब सुनिश्चित किया गया तो बहुत कांस्टेंट और सही फ्लो हुआ। मैंने खुद 14 जनवरी को जो है वहां पर पहले बड़े स्नान के दिन वहां नहाया और अंतिम दिन शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को भी मैंने वहां नहाया। लवली वाटर, जो भी भीड़ काफी थी, बहुत लोग बहुत जगह से आ रहे थे। कई बार भीड़ में जो है रेले का रेला आ रहा था, कई बार भीड़ में ट्रैफिक में भी दिक्कत आई, लेकिन एक बार जिसने नदी में डुबकी लगा ली तो उसने धन्य हुआ और उसने धन्यवाद दिया। इतनी अच्छी व्यवस्था उसने जीवन में कभी नहीं देखी और कुंभ जो एक बार आया वो आता ही गया। आप से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बात जरूर करते हैं लेकिन आपके दिमाग में पूरा यूपी दिखता है आपको, जी, कहाँ बिल्कुल। कहाँ से क्या किया था। तो आपके विजन में अगले 5 साल में यूपी को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारे विजन में इकोनॉमिक साइड में तो यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जाना है। हमारे साइड, हमारी तरफ से लर्निंग आउटकम्स में यूपी को नेशनल एवरेज से तो हम आगे हैं ही हैं, हमको इंटरनेशनल लेवल पर जो है लर्निंग आउटकम्स को ले जाना है। स्किलिंग में जैसा आपने बात की, स्किलिंग में हमारा हर यूथ स्किल्ड हो जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है, हर गांव तक सड़क चली गई है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, लेकिन कहीं भी थोड़े बहुत भी गैप्स अगर हैं तो वो बिल्कुल बिजली, सड़क और पानी के जो भी गैप्स रह गए हैं उनको भी पूरी तरह से जो है समाप्त कर देना चाहिए।
और जो हमारा टूरिज्म के स्पॉट्स है, अभी भी पोटेंशियल जबरदस्त है। यूपी का पोटेंशियल इतना है, जब मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ज्वाइन किया था, मैं टूरिज्म सेक्रेटरी के रूप में मुझे अपॉइंट किया उन्होंने कहा यूपी का 1% भी हम लोगों ने पोटेंशियल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अभी हम कुंभ के बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी कुंभ की, और कहा कि वाह क्या अच्छा टूरिज्म का जो है इसमें रिजल्ट आया है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अभी भी हमारा पोटेंशियल बहुत है और हमें और आगे भी काम करने की जरूरत है। तो टूरिज्म में काम करें, आईटी के सेक्टर में काम करें, मैन्युफैक्चरिंग में काम करें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को इंश्योर करें, हर व्यक्ति को स्किल करें, यूथ को, और हर बच्चे को अच्छी पढ़ाई करें। ये हमारा लक्ष्य है। 2 सवाल हैं आखिरी। जी। पहला, जैसे कि अभी कुछ बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ने कहा था कि हमारे युवाओं को, लोगों को 70 घंटे काम करने की ज़रूरत है हफ्ते में, तो हम दुनिया की बराबरी में पहुँच पाएँगे। आप क्या कहते हैं युवाओं को कि उनको क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, मैंने दोनों से बात की। अच्छा। जी, एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, उनके चेयरमैन हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, एक सड़क बनाई है उनके साथ, उनसे मैंने बात की जब ये बिंदु आया था। और दूसरे जो है बहुत बड़े आईटी कानपुर के ही प्रोडक्ट हैं, उन्होंने जो है कहा था। मेरी ये मानना है कि किसी भी सूरत में हमारे देश को आगे अगर बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तभी होगी जब हम समय लगाएंगे और काम आगे बढ़ाएंगे। आज की तारीख में हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या हम लोग 70 घंटे से कम काम करते हैं? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई भी देखे एज अ सीईओ ऑफ द कंट्री, क्या वो 70 क्या वो 100 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो? हर वक्त हर उनका मोमेंट देश के लिए लगा हुआ है। आज योगी जी को अगर हम देखें, सुबह 4 बजे 5 बजे से जग जाते हैं, रात को 11 बजे तक वो केवल करते रहते हैं, रात में जरूरत पड़े तो काम करते हैं। तो जब हमारे देश के सबसे बड़े स्तंभ इतना मेहनत कर सकते हैं, तो क्या हमारा देश का युवा नहीं कर सकता है? तो मेरी सोच तो यह है कि हमारे देश के युवा को और मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको आगे बढ़ना है, लीक से आगे बढ़ना है, लकीर खींचनी है, तो आगे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और लड़कियां मेहनत कर रही हैं, ये भी मैं कह रहा हूं, लड़कियां बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रही हैं। हमको अपने यूथ में लड़कों को भी प्रयास करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कम देखें। 2-2 4-4 घंटे बच्चे सोशल मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया कम देखें। अपने काम के प्रति, अगर स्टूडेंट है पढ़ाई करें, अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्क में अपना पूरा योगदान दें, प्राइवेट सेक्टर में है तो अपना काम करें, अपना कुछ काम कर रहे हैं। आज की तारीख में इनोवेशन और स्टार्टअप्स पे बहुत सारे लोगों ने कितना वैल्यू एडिशन किया। आपको कुछ भी जीवन में अगर अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितने घंटे आप मेहनत कर सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन किसी भी सूरत में अगर ये कहें कि बिना मेहनत के कुछ होने वाला है, संभव नहीं। एक ऐसा आदत पड़ गई है या माना जाता है कि हमने 4-5 दिन काम किया, फिर हमको कहीं घूमने जाना ही है या आराम करना ही है। पर मैं जैसे आपको देखती हूँ, आपकी दिनचर्या को, तो आपके ज़िंदगी में ऐसा समय शायद ही कभी आता होगा कि आपने सब छोड़ के छुट्टियाँ मनाई हो। तो ये जो एक सिस्टम शुरू हो गया, हमारे काम को क्यों नहीं एन्जॉय करते अपन? देखिए, हम यूथ के लिए इतना जरूर कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि 5 दिन भूत की तरह आपने काम किया है, तो कोई कारण नहीं कि आप 2 दिन खूब घूम के आए, लेकिन जब घूमे तो पूरी घुमाई करें, जिससे कि आपका मन भरे। और घूमते समय आप अपने काम के प्रति बिल्कुल मत सोचें। घूमिए, खूब घूमिए, देश घूमिए, दुनिया घूमिए। कुछ नहीं, पहाड़ में पैदल चल के जाइए जिससे कि आप घूम सके। अगर आप परिवार सहित हैं तो अपने बच्चों को खूब घुमाइए। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर सबसे अच्छा मेरे लिए, तो मेरे जीवन में सबसे अच्छा समय तब था जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाया करता था। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते तक नहीं, और किसी ट्यूटर को लगा देंगे, किसी टीचर को लगा देंगे और खुद नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओ, खुद पढ़े लिखे हैं, अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आपका कमिटमेंट नहीं होगा। तो मैं तो ऑलवेज पेरेंट्स को कहता हूँ, मदर्स फादर्स को, मदर्स भी उतनी पढ़ी लिखी हैं कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वो जो एक फैमिली बॉन्ड है, जो हमारा पूरा एक इंडिया का स्ट्रक्चर है, जो हमारा सनातन का स्ट्रक्चर है, आधार है, फैमिली का जो एक बॉन्डिंग है, एक्सटेंडेड फैमिली की जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग तभी होगी जब हम अपने परिवार के प्रति समय भी देंगे और आगे भी बढ़ेंगे।
तो जो समय हम इधर-उधर बेवजह लगाते हैं, वो अगर अपने लोगों के बीच दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो 5 दिन खूब काम करते हैं और 1 दिन 2 दिन खूब घूमते हैं। कोई बुराई नहीं, लेकिन 5 दिन 24 घंटे थे और 2 दिन 24 घंटे घूम गए। इतने साल काम करने के बाद भी, जी। रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप काम करते ही दिखते हैं, इसका राज क्या है? क्योंकि आजकल की जनरेशन को बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं, बहुत इतनी एनर्जी नहीं होती, तो क्या रूटीन वो फॉलो करें या क्या खाएं, क्या ना खाएं? देखिए 2-3 चीजें तो हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल। मैं खुद जो है, ऐसा नहीं कि मेरे जो रोग नहीं, मुझे डायबिटीज है, लेकिन कंट्रोल में है। और अगर मैं दौड़ता भागता रहता हूं तो बिल्कुल कंट्रोल में रहती है। और जहां मैं थोड़ा बहुत भी लापरवाही कर गया तो मुझे जो है दिक्कत होती है। तो ऐसे में फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। आज की तारीख में लोगों से मिलें, बात करें। बहुत सारे तो आज की तारीख में ये भी दिक्कत है कि हम लोगों से मिलना बंद कर दिए, तो लोगों से मिलें। मैं तो ऑलवेज सिविल सर्विसेज की, चूंकि आपने बात की, तो मैं जरूर कहूंगा कि 16 आवर्स पर डे, 3 न्यूज़पेपर्स एवरी डे रीडिंग, 2 to 3 आवर्स ऑफ राइटिंग आंसर्स। इसके अलावा एक डायरी मेंटेन करना कि कितने घंटे आपने कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा है, और एक अपना 3-4-5 लोगों का ग्रुप बनाना जो एक साथ तैयारी करें, जिससे कि आप में एक पॉजिटिविटी हो और एक पता रहे कि हर आदमी कर क्या रहा है, सीखें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार के प्रति ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाएं। जो हमारा बेसिक हिंदू स्ट्रक्चर है, उसमें परिवार उसका बेसिक जड़ है। माँ है, पिताजी हैं, दादा हैं, दादी हैं। आज की तारीख में दादा दादी साथ नहीं रह रहे हैं, कहीं अलग रह रहे हैं। ये क्या है? ये तो संभव नहीं है, ये हमारे देश आगे नहीं ले जा पाएगा। तो हम अपने जितने ओल्ड पर्सन्स हैं इन द फैमिली, मेरी नानी जो है मेरे साथ 10 साल रही, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी फैमिली को दें और बच्चों में ऐसे गुण सिखाएं कि वो आगे चलकर एक अच्छे इंसान बन सके। तो एक आपने कहा कि एक्सरसाइज रेगुलर करें, और क्या करें आपके ही एक एक्सरसाइज जब करें, रीडिंग खूब करें। रीडिंग खूब करें। हाँ, अगर आपको नए आइडियाज देखने, आजकल इंटरनेट भी बहुत पावरफुल है। बहुत हाँ। सारे नए लड़कियां जो है इंटरनेट से सीख रही हैं। रीडिंग खूब करें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करें, और जिस भी एरिया में है वहां सबसे बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छे लोगों को ढूंढें। जी बिल्कुल। और मैं एक लाइन कहती हूँ जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है, किताबों को पढ़ें लोगों की तरह और लोगों को पढ़ें किताबों की तरह। तो साथ में रहें किताबों शब्दों के और बोलने वालों के, दोनों के, तो मुझे लगता है कि जिंदगी अच्छी जाती है। आप काउंसलर हैं, तो ये भी मैं कहूंगा नए लोगों के लिए कि अपना मैरिज पार्टनर बहुत सोच समझ के चुने और मैरिज में निभाएं। बच्चे जल्दी पैदा हो, बच्चों में देर न करें। जिस परिवार में बच्चे नहीं है वो परिवार आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो इसका भी ध्यान दें। कम से कम 2 बच्चे हो, जिससे परिवार भी पूरा हो। लड़की हो लड़के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिवार पूरा हो। क्योंकि आप इस एरिया में हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दे आर नॉट रेडी टू मैरिज, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए जो बच्चे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके माँ बाप में कुछ कमी है, मेरी ये सोच है। क्योंकि अगर माँ बाप पीछे पड़ जाएं तो शादियां तो हो सकती हैं, लेकिन अगर माई बाप हाथ खड़े कर दें कि मेरा लड़का या मेरी लड़की नहीं सुन रही है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। मैं तो अक्सर देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं, अरे मैं मेरे बच्चे मेरे सुन ही नहीं रहे, या मेरे बच्चे विदेश में कहीं है। एक मेरे पास सज्जन आए, उनकी वाइफ नहीं है, शी हैज डाइड, ही हैज गॉट 2 सन्स, बोथ आर अब्रॉड, और वो यहाँ गोल्फ खेल रहे हैं। मैंने कहा आप कर क्या रहे हो? दोनों लड़के बाहर हैं, शादी एक 37 साल का है, एक 34 साल का है। मैंने जाइए अपने दोनों लड़कों के साथ रहिए, देखिए, समझिए, उनके साथ समय बिताइए। यहाँ गोल्फ खेल के क्या करेंगे आप? और फिर कहेंगे साहब उनकी शादी नहीं हो रही। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आज की तारीख में पेरेंट्स उतने प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि अपने बच्चों को उस मेंटल मेकअप में लाए कि शादी करें। क्या इसलिए कि पेरेंट्स के पास भी अपनी एक अलग दुनिया हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पहले बड़े लोगों ने कुछ कह दिया तो सब हाँ हो जाती थी। आज की तारीख में, और बहुत पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स भी, बच्चे भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हर आदमी सोच रहा है कि हम बहुत पढ़े लिखे और पेशेंस लेवल सबका कम हो गया है। पेशेंस लेवल, बट पेरेंट्स को समय लगाना पड़ेगा। पेरेंट्स के पास समय कम होता है कभी बार,
कई बार प्रोफेशनल मदर फादर दोनों प्रोफेशनल्स हैं, पेरेंट्स समय उतना दे नहीं पा रहे, तो वो देने की जरूरत है। मैंने देखा, मैं तो बहुत सारे परिवारों में देखा, अगर पीछे पड़ेंगे तो शादी हो जाती है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है अब तो टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो शादी करना चाहिए। इस पूरे विश्व की, और ये सभी लोग कह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही होगी, फॉलिंग बर्थ रेट्स। और जापान, बाकी कंट्रीज में बर्थ रेट्स जो है बहुत कम हो गया है। वी हैव ऑलमोस्ट कम टू अ लेवल ऑफ 2.1, एंड हम लोग नेचुरल बर्थ रेट पर बिल्कुल जस्ट अबाउट आ गए हैं। लेकिन कई ऐसे वर्ग हैं वहाँ बर्थ रेट बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, पूरे ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करना है तो बर्थ रेट तो करना ही पड़ेगा। से बहुत बहुत शानदार सी ये बात आपसे हुई। कोई 2 ऐसी बातें जो मेरे सारे व्यूअर्स ज़िंदगी भर गठान बाँध के ले जाएँ, ऐसी आपकी ज़िंदगी भर की संघर्ष की 2 सीख? देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जहां भी आप रहे लकीर खींचने की कोशिश करिए, खूब मेहनत करिए। और दूसरा, अपने परिवार के प्रति 100% दीजिए। वाइफ हो, बच्चे हो, सबके प्रति 100% दीजिए, बिकॉज जो हमारा बेसिक हिंदू कल्चर है वो परिवार आधारित है, और उस परिवार को समय अगर आप देंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप और आपका परिवार आगे बढ़ेगा और देश दुनिया में नाम करेगा। और ये जो बातचीत है ये अपने परिवार के साथ साझा करें, परिवार के साथ बैठकर देखें और जिन भी परिवारों को आप जानते हैं उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज आप ऐसे व्यक्ति से सीख रहे हैं जो ज़िंदगी के उस दौर में जहाँ लोग रिटायर होके आराम करते हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं और बड़े-बड़े सपने देख रहे हैं, नए स्किल डेवलपमेंट के काम करने के। तो आप तो अभी युवा हैं, आपके पास भी बहुत समय है, आखिरी दिन तक काम करना है। ऐसी ही किसी शानदार बातचीत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अवस्थी भाई साहब, थैंक आपको यू, इस बातचीत थैंक के यू, लिए। थैंक यू। जय भारत।